नमस्कार प्यारे परीक्षार्थियों। आज हम आपके साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री और लेखिका के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका आज जन्मदिन भी है, और वो है हमारी महादेवी वर्मा। बचपन से एनसीईआरटी में आपने इनकी कहानियां पढ़ी होंगी, ठीक है ना। और अगर आप आगे भी थोड़ी कक्षाओं में जाते हैं तो आप इनकी कविताएं भी देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, या फिर सोना हिरणी गौरा गाए, ये सारी की सारी जो कहानियां और कविताएं हैं वो हमारी महादेवी वर्मा की ही हैं। और ये जो है बहुत ही मतलब प्रसिद्ध थी, बहुत ही भावुक होकर लिखती थी। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं आप उन्हें उसमें देखेंगे कि बहुत ही भावुकता है, ठीक है ना। इमोशनल हो जाते हैं पढ़ के, और इसी कारण इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, ठीक है। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, ये तक इन्हें कहा जाता है। तो देखिए इतनी महान विभूति, अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, इनको उपाधियां, सम्मान, पुरस्कार कौन कौन से मिले, आज इन्हीं के जीवन के बारे में हम एक संक्षिप्त जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। ये परीक्षा के लिए भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे देश में जो महत्वपूर्ण लोग थे, हमें उनके बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए, और केवल आपको नहीं, आपके परिवारजनों को भी ये जानकारी जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेन बात क्या है कि इनका जन्म और मृत्यु। जन्म इनका हुआ था 26 मार्च, जैसा कि मैंने आपको बताया आज इनका जन्म दिवस है, 26 मार्च 1907। ये था इनका जन्म वर्ष, और जन्म स्थान कौन सा था, फर्रुखाबाद। और उसी प्रकार आप जानते हैं कि जब इनका जन्म हुआ था, इनका नाम महादेवी क्यों पड़ा, महादेवी। जैसे महादेव तो हम भोलेनाथ को कहते हैं, क्योंकि इनके पूरे परिवार में लगभग 200 वर्षों के बाद, या फिर आप 200 वर्ष के लीजिए 7 पीढ़ियों के बाद एक कन्या का जन्म हुआ था। और इनके दादाजी इतने प्रसन्न हुए थे उस समय, जबकि कन्याओं को, बल्कि उस समय क्या आज के समय में भी लड़कियों का होना पता नहीं क्यों अशुभ माना जाता है, कि भाई अरे लड़की हो गई, वंश कैसे बढ़ेगा, पता नहीं क्या क्या ही चीज़ें। वैसे बहुत लोग, अब बदलाव आया है बहुत लोगों में, तो बाकी बदलाव आना भी चाहिए। तो लगभग 200 वर्षों 7 पीढ़ियों के बाद कन्या का जन्म हुआ था, तो इनके दादाजी इतने प्रसन्न हुए कि इन्होंने इनका नाम महादेवी रख दिया। तो ये था कि इनका नाम महादेवी पढ़ा कैसे। फिर इनकी जो मृत्यु हुई 11 सितंबर 1987, ठीक है ना। और 87 में इनकी मृत्यु हुई। अगले साल मरने के उपरांत इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि दिए गए साहित्यकारों का जन्म वर्ष के अनुसार अनुक्रम सही कीजिए, तो वो चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी है अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद अब सबसे महत्वपूर्ण कि महादेवी जी के बारे में कौन कौन सी बातें सबसे प्रमुख हैं। जैसे कि सबसे पहले छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक जो महादेवी वर्मा है, वो छायावादी लेखिका थी। तो उसमें उनकी जैसे कल्पनाशीलता थी, छायावाद में भावुकता थी, इमोशनल, ठीक है ना, कि आपका मन किस चीज़ में कितना इमोशनली फील कर रहा है उसको लिखना, वो छायावाद था। तो उसमें 4 मुख्य स्तंभ थे, जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी, आपका सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। और छायावाद के इन 4 स्तंभों में से 3 को तो महत्वपूर्ण, जो पुरुष थे उन्हें कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन महादेवी जी को क्या कहा जाता है, शक्ति। जैसे दुर्गा जी को शक्ति कहा जाता है, इनको भी छायावाद में जैसे बाकी 3 को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया, इनको शक्ति कहा गया। उसी प्रकार इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा गया, क्योंकि इनकी रचनाओं में बहुत ही ज़्यादा पीड़ा थी, दुख था, विरह था। उसी प्रकार हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती इन्हें किसने कहा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। वैसे मैं आपको बता दूं, जो सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, जो महादेवी वर्मा उन्हें अपने मानस बंधु मानती थी, ठीक है ना। मानने के लिए वो निराला जी और सुमित्रा नंदन पंत जी दोनों को भाई मानती रही, और लगभग 40 वर्षों तक उन्हें राखी भी बांधती रही। ओके। और उसी प्रकार निराला जी ने महादेवी जी के लिए एक और पंक्ति कही थी, सफूर्ति चेतना रचना की प्रतिमा कल्याणी। ये दोनों ही पंक्तियां निराला जी की हैं महादेवी वर्मा के लिए, और ये तो आपसे पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है। फिर वो भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में भी शामिल हैं। वो बौद्ध पंथ को मानने वाली थी और गांधी जी से भी प्रभावित थी। गांधी जी से ही प्रभावित होकर उन्होंने, ठीक है ना, ये मतलब कि देश के लिए काफ़ी कुछ करने की भी ठानी। तो ये सारी तो हुए उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें। अगला, अब आते हैं उनके पुरस्कार। एक ही पेज में आपको उनके सारे पुरस्कारों उपाधियां दिख जाएंगी, तो सभी बच्चे ध्यान दीजिए। सबसे पहले 1934 में उनको अपने काव्य नीरजा के लिए सेक्सरिया पुरस्कार मिला। 1942 में स्मृति की रेखाएं संस्मरण के लिए उन्हें द्विवेदी पदक मिला। 1982 में जो सबसे प्रमुख है, उन्हें अपने काव्य संकलन यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला।
1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक और भारत भारती पुरस्कार मिला। और ये पुरस्कार फ्रेंड्स, भारत भारती पुरस्कार स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। और उसी प्रकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जैसे जो भारत भारती पुरस्कार है ये तो स्पेसिफिकली यूपी सरकार द्वारा देते हैं, एमपी सरकार जो है मध्य प्रदेश सरकार, वो एक स्पेसिफिक पुरस्कार देती है, उसका नाम क्या है जरा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा फ्रेंड्स बाद में। उसके बाद 1952 में देखिए, मैंने बिल्कुल क्रम से यहाँ पर आपको कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गई, विधानसभा की सदस्य भी थी वो। उसके बाद 1956 में इन्हें पद्म भूषण मिला। पद्म भूषण अलग है, पद्म विभूषण अलग है। फिर साहित्य अकादमी की पहली महिला सदस्य। अब जानते हैं बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स। बच्चों को लगता है कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, नहीं, महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं, वो साहित्य अकादमी की पहली महिला सदस्य थी। अभी तक उससे पहले सारे पुरुष थे, वो पहली महिला सदस्य थी। और 1988 में उन्हें मरणोपरांत, मरने के उपरांत, क्योंकि 1987 में उनकी मृत्यु हो गई थी 11 सितंबर को, लेकिन 1988 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये तो थे सारे महादेवी वर्मा को मिले पुरस्कार और उपाधियां और सम्मान। अगला, अब आती हैं उनकी रचनाएं जो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे पेपर में प्रेमचंद जी की रचनाएं बहुत आती हैं, महादेवी वर्मा जी की रचनाएं भी काफी प्रसिद्ध हैं। तो देखिए जरा, अब वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि केवल कविताएं लिखती थी, वो महान गद्यकार भी थी। भाई हमने तो उनकी कहानियां ही पढ़ी हैं। तो देखिए, सबसे पहले उनके काव्य संग्रह, मतलब कि जैसे एक एक संग्रह में काफी काफी कविताएं थी। तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा, कुल 8 काव्य संग्रह है। और इनका जो प्रकाशन वर्ष है वो भी साथ साथ दिया गया है, 1930, 32, 34, 36, 42, 59, 74, 1990 प्रॉपर यहाँ पे दिया गया। और तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण, जो कि टीजीटी में तो नहीं पूछी जा सकती लेकिन पीजीटी में जरूर पूछी जा सकती है, जैसे कि निहार में कितने काव्यों का संग्रह है, टोटल 47 गीतों का, ठीक है। फिर रश्मि में 35 गीतों का। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नीरजा में 58, दीप शिखा में 51। तो जिन जिन चीज़ों की जानकारी है पेपर में आपको पीजीटी में इतना डीप पूछा जा सकता है। उसी प्रकार अगला क्या आता है, काव्य संकलन। एक काव्य संग्रह है, दूसरा काव्य संकलन। अब जैसे कि आत्मिका, निरंतरा, परिक्रमा, संधिनी, अब यह है यामा। और एटलीस्ट इसका प्रकाशन वर्ष आपको पता होना चाहिए। तो कहते हैं ना कि बच्चे बहुत सारे पूछते हैं मैम इतने सारे कैसे याद रखेंगे, तो आपको सारा याद नहीं करना है, लेकिन कुछ जो प्रमुख हैं उनका नाम अवश्य याद रखना है। जैसे कि ये यामा का जरूर याद रखना है, हिमालय 1963 ये जरूर याद रखना है। उसी प्रकार देखिए, रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति चित्र, संस्मरण। फिर उनका ललित निबंधों का संग्रह है क्षणदा 1956। ये सारी की सारी महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं जो आपको एक साथ यहाँ पे मिल रही हैं। बाकी उनके निबंध जैसे श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, भारतीय संस्कृति के स्वर, फिर उनकी कहानियाँ गिल्लू, नीलकंठ, सोना, उनका भाषण संग्रह संभाषण। और इसके अलावा जैसे पत्र पत्रिकाएं थी, तो महादेवी वर्मा ने एक पत्रिका का भी संपादन किया था जो था चांद, चांद पत्रिका का संपादन किया था। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं। तो देखिए, ये सारी महादेवी वर्मा जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। और उनको और ज़्यादा सम्मानित करने के लिए 16 सितंबर 1991 में, ठीक है ना, 16 सितंबर 1991 को भारत सरकार ने डाक तार विभाग ने जयशंकर प्रसाद जी के साथ उनके सम्मान में 2 रुपये का एक युगल, युगल मतलब जो जोड़े का टिकट होता है वो जारी किया। देखिए, ये जयशंकर प्रसाद जी, ये महादेवी वर्मा, 2 रुपये का युगल टिकट जो इकट्ठा साथ में आता है वो जारी किया था। और ये देखिए, उनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या क्या कहना था। हो सकता है कि आपको पेपर में पूरी पंक्तियां ना आए, हो सकता है छोटी सी पंक्ति आ जाए कि इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर हैं। सिर्फ हो सकता है सिर्फ एक पंक्ति आए, तो ये किसकी थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा, महादेवी का मैं संदर्भ भेद से सबका नाम है। मैं, जैसे वो हमेशा उत्तम पुरुष में लिखती थी कि मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने ऐसा किया, हर कोई ऐसे नहीं लिखता, ठीक है ना। तो ये जो है, तो ये जितनी भी चीजें, जैसे सच्चाई यह है कि महादेवी व्यष्टि से समष्टि की ओर जाती थी,
व्यष्टि मतलब होता है अलग अलग, कि आप अलग अलग चीज़ों के बारे में वर्णन कर रहे हैं, लेकिन व्यष्टि समष्टि मतलब होता है इकट्ठा करके बोलना, तो वो व्यष्टि से समष्टि की ओर जाती थी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। फिर उनकी पीड़ा, वेदना, करुणा और दुखवाद में विश्व की कल्याण कामना निहित है। मतलब वो कहते हैं कि जो महादेवी वर्मा थी वो अपनी पीड़ा के माध्यम से, ठीक है ना, समाज की पीड़ा को एड्रेस कर रही थी। बाकी उनके बारे में देखिए, महादेवी जी की कविता सुसज्जित भाषा का अनुपम उदाहरण है। ये किसने कहा? शची रानी गुरटू। फिर महादेवी के प्रगीतों का रूप, विन्यास, भाषा, प्रतीक, बिंब, लय के स्तर पर अद्भुत उपलब्धि कहा जा सकता है। ये कृष्णदत्त पालीवाल ने कहा। तो इसे जैसे महादेवी का गद्य जीवन की आंच में तपा हुआ गद्य है। सिर्फ एक पंक्ति, आपको सिर्फ एक पंक्ति आ सकती है और पूछा जा सकता है ये किसने कहा? राजेंद्र उपाध्याय ने। तो ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए, बाकी तो यही है कि महादेवी वर्मा जी का जन्मदिन है, फिर से हम उनको आज याद करते हुए, ठीक है ना, उन्हें नमन करते हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में और हिंदी समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, ठीक है ना। जैसे वो पहली महिला सांसद बनी उत्तर प्रदेश में विधानसभा में, फिर ऐसे ही उन्होंने जैसे डीलिट की उपाधि प्राप्त की, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता और महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए। तो ऐसे ही हमें भी अपने जीवन का उद्देश्य कुछ ना कुछ रखना चाहिए। अपने सिर्फ व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठकर समाज के लिए भी अवश्य कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे जो प्रयास होते हैं वो मिलकर जब बहुत बड़े प्रयास बन जाते हैं सबको जोड़कर, तो पता भी नहीं चलता कि देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो चलिए फिर हम भी जीवन में, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ करें, यही सोचते हुए, ठीक है ना, आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।